शिवम, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देती हूँ कि कौन इस बार स्टार स्टूडेंट्स बने हैं। अच्छा, ये स्टार स्टूडेंट्स क्या होता है? तो बच्चों, ये उन बच्चों के नाम होते हैं जो हर एक क्लास को अटेंड करते हैं, हर एक क्लास में प्रेजेंट रहते हैं और पूरी क्लास को अच्छे से जो है वो मतलब ज्वाइन करते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बच्चे आते हैं, अभी आएंगे, 5 मिनट बाद लेफ्ट हो जाएंगे, तो उन्हें शायद स्टार स्टूडेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाता। जो बच्चा पूरी क्लास अटेंड करेगा उसे हम स्टार स्टूडेंट बनाते हैं। तो अभी के लिए मैं देख पा रही हूँ, पिछले महीने की अगर हम बात करें, नवंबर महीने की, नवंबर मंथ की, तो राखी, करीना, कृष्णा, पूजा, उत्कर्ष, हेमराज, नम्रता सिंह, दीपांशु, सचदेव, याचिका और पुनीत, ये सभी बच्चे स्टार स्टूडेंट रह चुके हैं। और हाँ, ये तो मुझे भी पता है कि ये सभी बच्चे जो है वो क्लास को ज्वाइन भी करते हैं, क्योंकि मुझे आप सभी के नाम याद है ना? हाँ, आपका भी है और आप सभी को पेन मिले थे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो बाकी बच्चे भी जो है वो क्लास को जरूर अटेंड किया करें। क्लास ज्वाइन करनी है, उस क्लास को पूरा आपने अटेंड करना है अच्छे से, और फिर आपका नाम भी जो है वो स्टार स्टूडेंट्स में आ सकता है। ठीक है, चलिए तो अगली बार टारगेट रखते हैं कि जितने बच्चे आज क्लास में हैं वो सभी स्टार स्टूडेंट्स बन पाए, इस महीने की बात करें अगर। ठीक है, चलो तो अभी करते हैं आज की क्लास को शुरू। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बहुपद के बारे में। बहुत से बच्चे आज नए भी मुझे नजर आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं, हम बहुपद चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुपद के बारे में पढ़ लिया है। आप इन सभी क्लासेस की रिकॉर्डिंग देख सकते हो, वो आपको ग्रुप में मिल जाएंगी। जो बच्चे आज ही ऐड हुए उन्हें शायद नहीं मिल पाएगी, लेकिन जो बच्चे पहले से हैं उन्हें सारी रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी। ठीक है, तो हमने बहुपद के बारे में पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं गुणनखंड में ही सार्वगुणनखंडों की विधि के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड क्या होते हैं, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि सार्व क्या होता है। तो पहले इनके मतलब जान लेते हैं। सार्व किसे कहा जाता है? सार्व बच्चों हम उसे कहते हैं जो चीज कॉमन होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि आप सभी बच्चों में क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सार्व है? कोई एक चीज है जो आप सभी बच्चों में बिल्कुल कॉमन है, वो है आप सभी की क्लास और आप सभी का स्कूल। कॉमन है ना, सभी बच्चे 9th क्लास में पढ़ते हैं और सभी बच्चे बस ही स्कूल में पढ़ते हैं, है ना? तो वो चीज होती है कॉमन जो सब में हमें देखने को मिले। ये हम गणित में कैसे यूज करेंगे तो इसको भी हम सीखेंगे। पहले हमने बस इस चीज का मतलब सीखा कि सार्व मतलब कॉमन, जो हमें दो या दो से ज्यादा चीजों में देखने को मिलती है। कैसी चीज? तो बिल्कुल सेम चीज। ठीक है, अब बात करते हैं गुणनखंड की। तो गुणनखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं फैक्टर्स। वैसे इंग्लिश से आपको उतना लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम कहते हैं उसको फैक्टर्स। और फैक्टर्स किसी के भी कैसे निकाले जाते हैं? गुणनखंड का मतलब है कि उसको हमने खंडों में तोड़ना है। ठीक है, खंडों में हमने उसको तोड़ना है। खंड मतलब छोटे छोटे टुकड़े हमने उसके करने हैं, खंडों में तोड़ना है, छोटे छोटे हमने उसके टुकड़े करने हैं, छोटे छोटे उसके हमने फैक्टर बनाने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है 10, तो 10 के छोटे छोटे टुकड़े अगर आप करेंगे तो आप कहोगे कि इसको 5 और 5 लिख लो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो शब्द लग गया है गुणन, तो गुणन का मतलब होता है गुणा। तो जब भी आप किसी चीज के फैक्टर्स करोगे तो वो किसी दो संख्या के गुणा में होना चाहिए। अगर हम कहते हैं 10 को तोड़ो तो आप तोड़ के लिखते 5 और 5, लेकिन क्या 5 को 5 से गुणा करने पर 10 आता है? नहीं, 5 को 5 से गुणा करने पर तो 25 आता है। तो जब आप इनको खंडों में तोड़ोगे तो किसी भी संख्या के गुणनखंड हमेशा गुणा में किए जाते हैं। ठीक है, कोई दो संख्या ले लो, उनको गुणा करके 10 आना चाहिए। ये 10 के गुणनखंड दो कौन कौन होते हैं? मैम, दो दो से भी हो जाएगा। 2 से। 2 गुणा में 5, इसका एक गुणनखंड तोड़ के हमने लिख दिया, और 5 गुना 2 दूसरा। ठीक है, और अगर 10 गुना 1 लिखोगे तो फिर सेम वही बात आ जाएगी, 10 10 ही आ गया इसमें, तो उसको हम गुणनखंड उतना नहीं मानते हैं। तो जब भी गुणनखंड की बात की जाए तो आपने हमेशा उनको किसी संख्या में तोड़ के लिखना है। ठीक है, या बात करें गुणनखंड जब भी लिखा जाए तो आपने याद रखना है अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कभी भी आपको किसी चीज के अगर गुणनखंड निकालने हैं
ध्यान से मेरी बात सुने, कभी भी किसी संख्या के गुणनखंड निकालने हो तो आप उसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि बहुत से नए बच्चे हैं, है ना। तो अभाज्य बच्चों ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से ही भाग हो पाती है। ठीक है, एक परिभाषा इसकी ये है कि ऐसी संख्या जो अपने आप से ही पूर्णतः भाग होगी। दूसरी परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ अपने ही पहाड़े में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और तीसरी संख्या की बात करें, तीसरी परिभाषा की बात करें तो ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद और दूसरा 1। ठीक है, एक तो वो खुद होगा, जैसे कि 5 है, 5 के गुणनखंड कौन है, एक तो 5 है और दूसरा है 1। तो ये वाली परिभाषा में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए आपको इजी परिभाषा बताऊं अभाज्य संख्या की। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो सिर्फ आपको अपने उसके ही पहाड़े में नजर आएगी, जैसे कि 2। क्या 2 को आपने कभी 3 के पहाड़े में देखा, 4 के पहाड़े में देखा, 5 के पहाड़े में देखा, हाँ या ना? नो मैम। नहीं देखा। नो मैम। देखा, 2 को हमने सिर्फ 2 के पहाड़े में देखा, 2 नो एकम 2, मैम। है ना। वैसे ही बात करें 3 की तो 3 भी अपने ही पहाड़े में आता है, 3 एकम 3। वैसे ही बात करें 4 की तो बताइए 4 को आपने किस किस के पहाड़े में देखा है? एक तो खुद के पहाड़े में और 2 के पहाड़े में। तो 2 के पहाड़े में। 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि जो 4 है वो अपने पहाड़े के साथ साथ किसी और के पहाड़े में भी हमें नजर आ रहा है, तो इस संख्या को अभाज्य नहीं कहेंगे। तो कौन कौन सी संख्या अभाज्य है मैं आपको लिख के बता देती हूँ, फिर आप उनको चेक करते रहना कि वो सच में अपने ही पहाड़े में आ रही है या किसी और के पहाड़े में तो नहीं आ रही। ठीक है, पहली अभाज्य संख्या है 2, दूसरी है 3, तीसरी है 5, उसके बाद 7, उसके बाद 8 और 9 नहीं है, 10 भी नहीं है, 11, 13, 14, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 भी नहीं है, 19 है, 20 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, सीधा 23। ठीक है, तो ये है हमारी अभाज्य संख्याएं। तो जब भी आपने किसी के गुणनखंड निकालने हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हमेशा इन्हीं संख्याओं का इस्तेमाल करके आप उनके गुणनखंड निकालें। ठीक है, अभी इस बारे में ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, शुरू करते हैं अपना टॉपिक जो है सार्व गुणनखंड के बारे में। कैसे कैसे गुणनखंड निकालने हैं, कैसे कैसे तोड़ना है, वो मैं आपको साथ साथ में सिखाती जाऊंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एक हमारा देखो बीजीय व्यंजक है। अब जो बच्चे नए हैं शायद उनको कंफ्यूजन होगी बीजीय व्यंजक क्या होता है, तो ध्यान से इसको भी सुन लीजिए। बीजीय व्यंजक हम उसे कहते हैं जिसके पास 3 चीजें हमें नजर आती हैं। ठीक है, कितनी चीजें? तो 3 चीजें होनी चाहिए किसके पास? एक बीजीय व्यंजक के पास। कौन बताएगा पहली चीज क्या होती है? चर। चर। ठीक है, मैम एक बार क्वेश्चन और रिपीट होना। मैम आचार। क्वेश्चन मेरा ये है कि बीजीय व्यंजक के पास जो 3 चीजें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पहली चर, दूसरा अचर। अचर, और तीसरे की बात करें तो तीसरा संक्रिया। ठीक है, संक्रिया। अब देखिए 3 चीजें बच्चों आपको आनी चाहिए। अगर आप बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो इन तीनों चीजों की आपको परिभाषा आनी चाहिए या पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक है, तो चर होते हैं जो हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं A to Z, ए से लेकर के Z तक जितने भी आपको अल्फाबेट दिखते हैं उन्हें हम चर कहते हैं। जब तक तो ये इंग्लिश में थे, जब तक तो हमें इंग्लिश की किताब में दिख रहे हैं तब तक हम इनको कहते थे अल्फाबेट, है ना। जैसे ही हमें ये गणित की किताब में दिखने लग गए, गणित के चैप्टर में दिखने लग गए, तो हमने इनका नाम रख दिया चर। क्यों हमने इनका नाम चर रख दिया? क्योंकि ये चल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं। कैसे चल रहे हैं? कभी इंग्लिश में, कभी गणित में, कभी हमें इंग्लिश में दिखते हैं, कभी हमें गणित में दिखने लग जाते हैं। तो एक तरह से ये चल रहे हैं, पर हमने इनको डायरेक्ट चल ना कह करके क्या कह दिया? चर। इससे, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हो कि चर क्या होता है। जो आपको इंग्लिश में भी दिख रहा है, गणित में भी दिख रहा है, वो उसको हम कह देंगे चर। अब बात करते हैं कि अचर क्या होता है। तो जैसे ये A to Z वाली चीजें इंग्लिश से मैथ, मैथ से इंग्लिश में चल रही हैं तो इसको हमने चर कह दिया। वैसे ही जो संख्याएं हैं बच्चों वो सिर्फ गणित में ही कभी हमें नजर आती हैं, वो नहीं चलती इधर उधर। कभी कभी आ जाती है इधर उधर, लेकिन ज्यादातर वो गणित में ही होती हैं, तो इसलिए इनको हम कहेंगे अचर। जो नहीं चल रहा, ठीक है, उसको हम कह देंगे अचर। तो बताइए अभी आपको याद रहेगा
चर मतलब इंग्लिश की चीजें, अचर मतलब संख्याएं। संख्याएं जितनी भी हैं गणित में, जितनी भी संख्याएं हैं उन सभी को आपने अचर ही कहना है। और संक्रिया क्या होता है? तो संक्रिया होती है जो हम गणित में ऑपरेशंस करते हैं, जैसे कि जमा, माइनस, गुणा और भाग। ये चार चीजें, बस चार ही हैं, चार ही संक्रियाएं होती हैं, ज्यादा नहीं होती। प्लस माइनस, गुणा और भाग। चर होता है A to Z, अचर होती है सारी की सारी संख्याएं। तो जिसके पास भी ये तीन चीजें होंगी उसको हम कह सकते हैं कि वो हमारा बीजीय व्यंजक है। ठीक है, जैसे कि यहां पे लिखा गया है 5xy जमा 6, ये हमारे एक बीजीय व्यंजक है। तो अब हमने इसके अगर गुणनखंड निकालने होते हैं बच्चों, तो हम क्या करते हैं, इसके पदों को अलग अलग कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये पद क्या है ये भी आपको शायद बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, तो उसको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ये एक रिवीजन भी आप कह सकते हो, जिन बच्चों को पता है वो भी रिवाइज कर ले कि जब हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा तो वहां पर जमा और माइनस के निशान ने एक काम किया। क्या काम किया? इस जमा और माइनस के निशान ने पदों को अलग किया। क्या किया? पदों को अलग किया। जब भी आपसे पूछा जाए कि किसी बीजीय व्यंजक में कितने पद हैं, तो उनको अलग कौन करता है? उनको अलग करते हैं सिर्फ जमा और माइनस का चिन्ह। गुणा और भाग का चिन्ह इनको कभी भी अलग जो है वो नहीं करता। जैसे यहां पर देख लेते हैं, मैंने यहां पर अगर मैं इसको ऐसे लिखती 5xyzq, तो बताइए यहां पर कितने पद आपको नजर आ रहे हैं? मैम एक पद है। एक पद। एक पद। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर सिर्फ एक ही पद है। ध्यान से बच्चों सुनिए, एक ही पद यहाँ पर है। क्यों एक है? क्योंकि मुझे यहाँ पर ना तो जमा का निशान दिखा, मैम ना फिर मुझे टाइम माइनस का दिखाई नहीं निशान। दे रहा। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं बेटा? अभी जिन्होंने माइक ऑन किया था, अंजलि जी के नाम से शायद। नो मैम, हम बता रहे थे प्लस माइनस का इसमें साइन नहीं है, इसलिए ये ओके, हाँ बिल्कुल सही, ये प्लस माइनस साइन नहीं है इसलिए ये नहीं होगा। ठीक है, अब बात करें इसकी, तो बताइए यहाँ पर आपको कितने पद नजर आ रहे हैं? मैम दो। दो। वेरी गुड, यहाँ पर हमें दिख रहे हैं दो पद। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर एक चिन्ह दिख गया। मैंने देखा यहाँ पर जमा का निशान था, जमा के निशान ने किया क्या? तो जमा के निशान ने इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया, और ये अलग अलग पद बन गए। लेकिन अगर बात करें इसकी, तो यहाँ पर ना तो जमा का निशान ना तो माइनस का निशान, तो हम कहेंगे ये पूरा का पूरा एक ही पद है। ठीक है, तो ऐसे पदों को अलग अलग किया जाता है। कौन अलग करेगा? तो सिर्फ जमा और माइनस का निशान, उसके अलावा किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पदों को अलग कर सके। तो एक उदाहरण मैं आपको देती हूं, आपने बताना है कि इसमें कितने पद हैं। चलिए बताइए इसमें कितने पद हैं? मैम 3। चार। चार। मैम चार। चार मैम। चार। ध्यान से देखिए, तो इसमें चार पद हमें नजर आ रहे हैं। देखिए, ठीक है, पहला x, दूसरा y, तीसरा z, चौथा r। ठीक है, वैसे इसका नाम z नहीं, इसका नाम माइनस z होगा, लेकिन अभी बस हम ये समझ रहे हैं कि पदों को अलग कैसे करते हैं, तो इसमें अभी इतना काफी है। ठीक है, तो ऐसे किया जाता है पदों को अलग, ये भी हमने सीख लिया। हमने अभी सीखा बीजीय व्यंजक क्या होता है, उसके उसमें कितने पद होते हैं, कैसे उसे अलग किया जाता है। अब हम सीखेंगे कि उन अलग अलग जो हमने पद उसके किए, उसके गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2x की घात में 2 जमा 10 y माइनस 6 z। ठीक है, चलिए अब मैं आपको कह रही हूं कि इस बीजीय व्यंजक या इस बहुपद को क्या कीजिए, इसके गुणनखंड बनाइए। तो आप कैसे करोगे? पहले आप पहला पद उठाएंगे, आप 2x की घात 2 को ऐसे लिखेंगे, बराबर है, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। तोड़ा कैसे जाता है? अगर यहाँ पे सिर्फ संख्या होती तब तो हम सिर्फ संख्या को तोड़ के लिख देते, लेकिन ध्यान दें यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट भी है, मतलब कि यहाँ पर हमारे पास चर भी है। तो इन्हें भी बच्चों आपने तोड़ना कैसे है वो आपको सीखना होगा। तो बात कर लेते हैं कि जब किसी के पास घात होती है तो उसको कैसे तोड़ा जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 10 और उसके ऊपर मैंने लगा दिया है 3। तो बात यहाँ पर आई कि 10 की घात कितनी है? 10 की घात 3 है। इसको अगर मुझे तोड़ना है, कैसे इसको तोड़ा जाएगा? मैम 10 × 10 × 10।
तो देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे जल्दबाजी में लिखते हैं 10 गुणा में 3। वो सोचते हैं कि इसको और इसको आपस में गुणा कर दो, हो जाएगा। बेटा मेरा कैमरा ऑन है, मेरा कैमरा ऑन ही है, ठीक है। देखिए तो 10 को 3 से गुणा नहीं करना होता है बच्चों, हमने क्या करना होता है, जो संख्या नीचे लिखी गई है इसको कहते हैं हम आधार। तो अपने आधार को आपने कितनी बार लिखना है, तो जितनी उसकी घात होगी, होती है ना, जितनी उसकी घात होगी। यहाँ पे 10 आपका आधार है, 10 को आप लिखेंगे बच्चों 3 बार और बीच में लगा देंगे गुणा का निशान। बेटा एक बार क्लास को लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन करें, गौरव जी के नाम से जो है, क्या पता आपको कैमरा नजर आने लगे, एक बार ऐसा ट्राई कर लें, ठीक है। चलो तो 10 को हम यहाँ पे 3 बार लिखेंगे, मैंने लिख दिया है। तो अगर 10 की घात 3 को मैं ऐसे लिख रही हूं, तो b की घात 3 को मैं कैसे लिखूं, बताइए। मैम बी को 3 बार बी, ठीक है, बी प्लस ठीक है। बी प्लस नहीं प्लस नहीं होगा, प्लस नहीं होगा, ध्यान से देखें। बी बी मल्टीप्लाई बी। ठीक है, तो b को हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बार। क्यों 3 बार लिखा? देखिए बेटा माइक ऑफ कर दें, माइक ऑफ कर दें। b को हमने यहाँ पर लिखेंगे 3 बार। 3 बार क्यों लिखा? क्योंकि इसकी घात में 3 था, घात में 3 है तो संख्या को 3 बार लिख लो, चर को 3 बार लिख लो और बीच में गुणा का निशान लगा दो, ठीक है। तो वैसे ही हम क्या करेंगे, वैसे ही हम अपनी इसके साथ भी करेंगे। जो हमारा पहला पद है 2x की घात 2 है, सबसे पहले तो 2 को तोड़ने की कोशिश करो, पर 2 तो नहीं टूट सकता, तो 2 का 2 ही रहेगा। बात करते हैं इसकी, तो x की घात 2 को कैसे लिखा जाएगा? मैम 2x, सिर्फ x की घात 2, x की घात 2 को तोड़िए, कैसे लिखेंगे? 2x नहीं होगा बेटा, मैम x मल्टीप्लाई x, x गुणा में x। x को हमने कितने बार लिखना है, तो 2 बार लिखना है, मैंने लिख लिया। और यहाँ पर आ गया आपका x गुणा में x और यहाँ पे भी गुणा का निशान, ठीक है। चलिए तो ये हमारा पहला पद हो चुका है जिसके हमने फैक्टर बना लिए, गुणनखंड बना लिया। बात करते हैं अगले पद की, तो अगला पद है 10y। तो बताइए इसके गुणनखंड आप कैसे बनाएंगे, फटाफट से। 2 गुणा 5 और गुणा में वाई। y, ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। पहले संख्या को तोड़ो, उसके बाद अपने चरों को तोड़ो। अब बात करते हैं आगे, तो अगला जो पद है देखिए उसको मैं लिखूंगी माइनस का 6z। ये थी बहुत जरूरी बात कि जब हम पदों के नाम लिखते हैं बच्चों, तो उसके आगे जो चिन्ह होता है वो आपने उसके साथ हमेशा लगाना है। यहाँ पर आगे कोई चिन्ह नहीं था, जिसके पास कोई चिन्ह नहीं होता वो भी जमा का होता है, जिसके पास जमा का चिन्ह है वो तो जमा का ही है, और जिसके पास माइनस का चिन्ह है वो माइनस का है, ठीक है। जिसके पास कोई चिन्ह नहीं वो भी जमा ही होता है। इसलिए मैंने 2x² भी जमा का लिखा, 10y भी जमा का लिखा, लेकिन 6z लिखा मैंने माइनस का, क्योंकि इसके पास देखिए तो माइनस का ही चिन्ह था, ठीक है। अब इसकी गुणनखंड कीजिए और बताइए। -3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 y z बेटा, ठीक है। 3 माइनस का 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय z, ऐसे आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको अलग भी कर सकते हो। किससे? अगर आप माइनस के चिन्ह, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि 3 के साथ माइनस लगाऊं या 2 के साथ माइनस लगाऊं, तो एक काम करो, माइनस के 1 से ही गुणा कर दो। क्या कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। माइनस का 1 से जब आप इसको गुणा करोगे तब भी माइनस का 6 ही आएगा। तो हमेशा आपने क्या करना है, जब भी आप गुणा करेंगे, माइनस वाले कोई अगर पद होगा तो उसमें से -1 को ऐसे गुणा कर देना, ठीक है। माइनस के 1 को जो है आप वैसे गुणा कर सकते हो, ठीक है। -3 2z, हाँ ये भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, लेकिन आप माइनस के 1 भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। चलिए अभी बढ़ते हैं आगे। हमने सीखा बीजीय व्यंजक क्या है, उसके गुणनखंड कैसे तोड़े जाते हैं। अब हम बात करेंगे सार्व गुणनखंड की। तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण जो है वो हम देखते हैं, एक उदाहरण के जरिए सीखेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, सार्व का मतलब कॉमन और गुणनखंड का मतलब उनके गुणनखंड, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। चलो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे 4 चीजें दिख रही होंगी। तो पहला है एक सेब और उसके साथ में केला, ठीक है। एक सेब है, सॉरी, और उसके साथ में एक केला है, सभी को दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए तो एक संतरा और एक सेब, उसके बाद देखिए तो सेब और अनानास, उसके बाद देखिए तो सेब और स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो आप मुझे बताइए इन चारों में एक चीज सार्व है, सार्व मतलब कॉमन है, वो कौन है? सेब। ठीक है, तो सभी को
कौन सार्व है, कौन कॉमन है? तो सेब कॉमन है। किसमें? चारों के चारों में। जितनी चार चीजें हमें दिखी उन सभी में हमें सेब, एप्पल हमें जो है वो सार्व नजर आया, कॉमन नजर आया। तो अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि सार्व का मतलब क्या होता है। सार्व मतलब कॉमन। जो किसमें हो, एक में नहीं, दो में नहीं, तीन में नहीं, बल्कि जितनी संख्याएं दी गई हैं उन सभी में कॉमन हो। अगर मान लो यहां पर सेब नहीं होता, मान लीजिए, अज्यूम कर लो, अपने मन में मान लो कि यहां पर सेब नहीं होता, तो क्या मैं ऐसा कह पाती कि इन सभी में सेब कॉमन है, सेब सार्व है? नो मैम। नो मैम। नो। क्यों? क्योंकि सार्व बच्चों उसी को कहा जाएगा और तभी कहा जाएगा जब वो चीज सभी दी गई सभी संख्याओं में या दी गई सभी चीजों में कॉमन हो। एक में भी अगर आपको वो चीज मिसिंग लग रही है तो फिर उसको हम सार्व का नाम नहीं दे सकते। ठीक है, चलिए अभी करते हैं अपना क्वेश्चन कि क्या इससे हम सीखेंगे। तो मैंने देखा कि यहाँ पर सेब सभी में कॉमन था, तो हमने क्या किया, सेब को यहां से बाहर निकाल दिया। ठीक है, सेब यहाँ पे 1 2 3 4 4 बार है, लेकिन उससे पहले मैंने क्या किया, उससे पहले मैंने इसको दे दिए चिन्ह, ताकि हम इसको अपने गणित से रिलेट कर पाए। ठीक है, अभी इसको भूल जाइए, इसको अभी भूल जाओ। इसको अभी के लिए भूल जाते हैं। अभी बस ऊपर देखिए, तो ऊपर मैंने क्या किया, उसी सेब, केला और जो भी था उन सबको मैंने चिन्ह दे दिए। पहला मैंने माइनस का, दूसरा प्लस का, तीसरा भी माइनस का। ठीक है, ये चिन्ह मैंने दे दिए, क्यों? ताकि हम इसको गणित के साथ जोड़ पाए। चलो, तो फिर हमने क्या किया, फिर हमने देखा कि इन सब में से हम एक चीज को कॉमन ले सकते हैं, जो कि हमारा सेब है, जो कि चारों के पास है। तो जब मैंने इस सेब को यहाँ पर कॉमन ले लिया, सार्व ले लिया, तो पहली चीज के पास सेब के अलावा क्या बच गया? यहां से मैंने सेब उठा के यहां रख दिया है, तो यहां पे सिर्फ क्या बच गया, एक केला। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन तो ऐसे कैसा ही रहेगा, हम चिन्हों को नहीं छेड़ सकते बच्चों, चिन्ह हमें ऐसे ही रखने पड़ेंगे। उसके बाद मैंने यहां से भी सेब गायब कर दिया, तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया, ऑरेंज। ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद हमने दोबारा से जो है वो सेब गायब कर दिया, तो अब हमारे पास तीसरी जगह पे क्या बच गया, पाइनएप्पल, पाइनएप्पल, अनानास, है ना। फिर मैंने यहां से भी सेब को गायब कर दिया, तो मेरे पास क्या बच गया, स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी। ठीक है। तो बस यही सेम चीज, यही जो हमने यहाँ पर इन फ्रूट्स के साथ, फलों के साथ की है, यही सेम चीज हम अपनी संख्याओं के साथ भी करते हैं, और उसमें से सार्व गुणनखंड जो है वो ढूंढ के निकालते हैं। ठीक है, तो अभी बस आपने इतना याद रखना है कि जिस चीज को आप एक बार बाहर ले लेते हो, उसको फिर आप ब्रैकेट के अंदर दोबारा से नहीं लिख सकते। एक बार मैंने सेब को बाहर निकाल दिया है, तो ब्रैकेट के अंदर एक बार भी अब सेब मुझे नजर नहीं आना चाहिए, क्योंकि सेब सभी में कॉमन था, सभी में सार्व था, इसलिए तो मैंने उसे बाहर निकाला। ठीक है, तो ऐसा ही सेम हम करेंगे अभी एक संख्या के साथ उदाहरण, ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ सके। तो अभी देखो, हमारे पास एक संख्या यहाँ पर है इस तरह की। तो ये तो चलो फ्रूट थे, फ्रूट के तो हम गुणनखंड नहीं कर सकते, इसके तो हम फैक्टर नहीं बना सकते। लेकिन हमारे जो संख्याएं हैं, हमारे जो बीजीय व्यंजक हैं, बहुपद हैं, उनको हमें क्या करना होगा, उनके हर एक पद के हमें बच्चों गुणनखंड बनाने होंगे। पहला पद था 5z, इसके मैंने गुणनखंड बना के लिख दिया 5 गुणा में z। ठीक है, दूसरे के पास था 2 और z का स्क्वायर मतलब z की घात 2, तो इसके मैंने गुणनखंड बना दिए 2 गुणा z। ठीक है, और तीसरा मेरे पास था 5 z की घात 3, तो इसके भी मैंने गुणनखंड बना दिए 5 z। अब आप मुझे बताओ, इन तीनों में कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज सार्व? जेड 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 जेड। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि z कॉमन है। कितने z आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहे हैं, 1 2 या 3? मैम 3। मैम 6। ठीक है, कोई कह रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसका जवाब है 1। इसका जवाब है 1। 5 मल्टीप्लाई जेड में एक ही जेड है, इसलिए सब में एक ही कॉमन मान जाए। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो 6 नहीं होगा बच्चों, ना 3 होगा, क्या होगा, 1। क्यों हम यहाँ पे एक ही z को कॉमन ले पा रहे हैं, क्यों? यही तो सवाल है कि क्यों हम एक ही z को कॉमन ले रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ देखूं तो इस वाले में और इस वाले में तो मैं दो z कॉमन ले सकती हूँ, एक ये वाला z, एक ये वाला z, एक ये वाला z, एक ये वाला z, तो फिर भी हम एक को ही कॉमन ले रहे हैं।
बेटा माइक ऑफ रखें, बेटा माइक ऑफ रखें। हाँ, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा कि सार्व उसी को कहा जाएगा जो तीनों के पास हो। यहां पर देखो, अगर मैं यहां से 2z कॉमन ले लूं और यहां से भी 2z कॉमन ले लूं, सार्व ले लूं, तो यहां पर तो एक ही है, यहां पर तो मैं 2z कॉमन ले ही नहीं पाऊंगी। इसलिए हमने क्या किया, जिसके पास सबसे छोटा नंबर या सबसे कम सार्व चीज होती है उसी को हम कॉमन ले पाते हैं। अगर मान लो ये वाली जो आपकी चीज है ये होती ही नहीं, अगर 5z होता ही नहीं, तो अब बताइए अब इसमें सार्व कौन होगा? अब इसमें कॉमन कौन मैम होगा? जेड z और एक और गुणा में z। अब इन दोनों को हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, या यूं कहें तो z स्क्वायर को हम कॉमन ले पाएंगे। ठीक है, अगर क्या होता, अगर जितने ज्यादा z होंगे उतने हम यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं, जितना कम है उतना फिर हमें कम ही कॉमन में लेना पड़ता है। अभी हम ज्यादा इसके एग्जांपल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। अभी बस इतना याद रखें कि सबसे कम z किसके पास है? इसके पास सिर्फ एक ही है। तो इस पूरे बीजीय व्यंजक में हम सिर्फ एक ही z को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अभी करते हैं इसको आगे सॉल्व और देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। सार्व कौन है? z सार्व है, तो z को मैंने बाहर लिख दिया। तो बताइए पहले पद के पास z के अलावा क्या चीज बच गई? 5। ठीक है, साइन माइनस का। दूसरे पद के पास क्या बच गया जब हमने एक z बाहर कॉमन ले लिया? 2z। वेरी गुड, 2 और z। क्यों? क्योंकि हमने एक ही z कॉमन लिया है ना यहाँ से, और यहाँ से भी एक ही लिया है, एक तो बच गया, तो उसको हम ऐसे के ऐसा ही इसके साथ में लिखेंगे। ठीक है, कितने z बाहर लिखा है? एक ही z बाहर लिखा है, तो ये यहाँ से एक ही z को देगा, दूसरे को अपने साथ ही रखेगा। तो वैसे ही बताइए अगली टर्म या फिर अगले पद में कितने क्या 5z बचेगा? स्क्वायर। z गुणा में z। यहाँ पर 2z बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने भी यहाँ से एक ही z अपना दिया, 2 को ये अपने साथ लेकर के चलेगा। तो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और ये आपका फाइनल आंसर। अगर इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे लिख पाओगे, z 5 माइनस 2z जमा 5z का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे हम इसको फाइनल आंसर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी देखिए हमने क्या लिया था, क्वेश्चन हमारा क्या था? क्वेश्चन हमारा था 5z माइनस 2z स्क्वायर जमा 5z क्यूब। इसको जब हमने हल करने की कोशिश की या इसमें से कॉमन लेने की कोशिश की, तो ये चीज हमारे पास बन के आई। ठीक है, जब हमने क्या किया, जब हमने इसको सॉल्व किया, कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या चीज बन के आई, जो मैंने नीचे लिखी है। ठीक है, अगर मेरा क्वेश्चन आप सभी से ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं इसको हल करके यहां तक इस स्टेप तक पहुंच सकती हूं, तो क्या मैं इसको हल करके वापस से ये चीज भी प्राप्त कर सकती हूँ? यस मैम। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन फिर से सुने, फिर से मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुने कि जब मैंने इस चीज में से कॉमन ले लेके इसको यहां तक पहुंचाया, इसको हल करके ये चीज मैंने बनाई, तो क्या मैं इसी को हल करके वापस से यहां तक पहुंच सकती हूँ? आपने कहा है यस पहुंच सकते हैं, तो चलिए करते हैं ट्राई, क्या सच में ऐसा होगा या नहीं। तो हमने क्या किया, अब जिस चीज को हमने यहाँ पर बाहर कॉमन लिया था उसी चीज से क्या करो, तो अंदर बारी बारी गुणा कर दो, क्योंकि गुणनखंड है तो इसलिए ये गुणा हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, जिस चीज को हमने z को बाहर कॉमन ले लिया था, ठीक है, तो अब z से ही अंदर बारी बारी गुणा कीजिए। पहले ये z गुणा करेगा इस 5 के साथ, फिर यही z गुणा करेगा माइनस के 2z के साथ, फिर यही z गुणा करेगा 5z स्क्वायर के साथ। करते हैं गुणा। तो पहले z ने गुणा की 5 से, या 5 गुणा z मैंने लिख लिया, साइन माइनस का ही। ठीक है, फिर 2z गुणा z मैंने लिख लिया, क्योंकि ये अब इसके साथ गुणा कर रहा है, जमा का निशान ऐसे का ऐसा, फिर यही z जो है वो 5z स्क्वायर के साथ भी गुणा करेगा। तो गुणा करते क्या आंसर आएगा, 5 और z को गुणा किया तो हमारे पास आ गया 5z। ठीक है, माइनस का माइनस, 2z में एक और z की गुणा कर दी तो क्या आंसर आएगा? मैम 2z स्क्वायर।
2z स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि z को z से गुणा करने पर z स्क्वायर आता है। आगे देखें तो प्लस का निशान ऐसे का ऐसा, और 5z स्क्वायर में z 5z क्यूब, करने पर 5z क्यूब, 5z क्यूब, ठीक है। चलिए वेरी गुड। ये देखिए, तो क्या हमें वो चीज दोबारा से वापस मिल गई? तो चेक कर लेते हैं। Yes, ma'am. 5z था, माइनस का 2z स्क्वायर और प्लस का 5z क्यूब, ठीक है। तो देखिए वही चीज हमें यहाँ पे वापस से दोबारा वापस मिल चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सार्व गुणनखंड जब हम लेते हैं किसी भी टर्म का, उस सार्व गुणनखंड से या उस सार्व चीज से वापस अंदर गुणा करने पर हमें अपना वही व्यंजक जो है वो वापस मिल जाता है, ठीक है। वही चीज हमें जो है वो वापस मिल जाती है। तो बस यही मैंने आपको यहाँ पे समझाना था, ये सबसे मेन चीज थी। अभी बढ़ते हैं आगे और करते हैं कुछ क्वेश्चन। चलो, तो अभी आपने बताना है कि इन दोनों में कौन कौन सार्व होंगे। 12x y की घात 2, 6, इन दोनों में क्या क्या चीजें सार्व हैं वो आपने बतानी है। हल करो पहले, इन दोनों के गुणनखंड अच्छे से बनाओ, फिर देखो कौन कौन कॉमन होगा। मैम 6 कॉमन आएगा। ठीक है, आप कह रहे हैं 6, ओके। बाकी बच्चे? मैम 6 कॉमन आएगा। ठीक है, हेलो। ठीक है। बेटा माइक ऑफ रखें, ऐसे आप क्लास के बीच में अगर आपने सवाल पूछना है तो जरूर पूछें, लेकिन ठीक है आंसर दे दो तब तक। ठीक है, तो आप कह रहे हैं 6, तो करते हैं चेक कि सच में 6 आ रहा है या नहीं। तो क्या करना है, पहले अपने पहले पद को क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालने हैं, मतलब 12 को तोड़ना है। किसमें तोड़ना है? तो अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में। कोशिश करें कि अभाज्य में तोड़ें, अभाज्य में तोड़ के थोड़ा आपको जो है वो ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। वैसे आप इसको अभी डायरेक्ट यहाँ पे 6 गुणा 2 भी लिख सकते हो, लेकिन कोशिश क्या करनी है कि इसको आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़े, ठीक है। अभाज्य 2 मल्टीप्लाई का 3 आएगा। ठीक है, अभाज्य मतलब ऐसी संख्याएं जो अपने ही पहाड़े में आती हैं। तो मैंने क्या किया, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाले, तो आया 3 गुणा में 2, 3 दूनी 6, 6 गुणा में 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ठीक है। और गुणा करो तो x का x और y का स्क्वायर हो रहा है, मतलब y को हमने 2 बार लिखना है क्योंकि y की घात में है 2, तो y गुणा में y। ये मेरे पहले पद का के गुणनखंड आ चुके हैं और यहाँ पे लगा दिया है मैंने कॉमा। और जब मैं 6 को 6 के गुणनखंड बनाऊंगी तब भी क्या आएगा, यहाँ पर 6 को तोड़ो तो बन जाएगा 3 गुणा 3, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजें सार्व है। पहला तो मुझे दिख रहा है, इसके 3 पास और 2 है ना, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया। फिर मैंने देखा इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख लिया, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आया, 6। तो बस यही आपका आंसर है, ये आपका फाइनल आंसर है कि इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है। बाकी ये सारी चीजें कॉमन नहीं है क्योंकि ये इसके पास तो थी लेकिन इसके पास नहीं थी। कॉमन कौन होगा, जो दोनों के पास होगा, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो चैट में बस वाई नो मैम। पूछे बेटा। जिसे डाउट है वो पूछे, ठीक है। माइक ऑफ कर दे बच्चे, अगर डाउट है तो पूछ ले, नहीं है तो चलिए बढ़ते हैं आगे। बेटा माइक ऑफ कर दे खुशी। मुझे डाउट है। अच्छा तू पूछे बेटा डाउट। देखिए बच्चों, डाउट है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बता दीजिए वाई टाइप करके। इससे क्लास का टाइम जो है वो थोड़ा सा जा रहा है इसमें, ठीक है। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछो, बिल्कुल जो भी आपको लगता है, ठीक है। तो अभी मुझे नहीं लगता डाउट है, तो बढ़ते हैं आगे। देखो यहाँ पे भी वैसे ही किया इन्होंने, क्या किया, तो इसके गुणनखंड बना लिए, इसके भी और इसके भी, और उसके बाद इसमें से ये चीज कॉमन आ गई और ये चीज कॉमन आ गई, तो इनको हम कहेंगे सार्व गुणनखंड, ठीक है। चलो अब आपने बताना है इसमें, ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा। हर एक पद के आपने जो है वो फैक्टर बनाने हैं, गुणनखंड बनाने हैं, उसके बाद ही एक फैसला लेना है।
और अपनी कॉपी पे लिख लीजिए फटाफट से, x y की घात 2 z, ठीक है, कॉमा 25 x की घात 2 y z, और अगला है कॉमा 16 x मैम y जी कुछ अर्जेंट है, मैं बैक कर लूं? z स्क्वायर। जी बेटा, मेरा कुछ अर्जेंट है, मैं बैक कर लूं? ठीक है बेटा, लेकिन उसके बाद आप क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपका काम अगर खत्म हो जाए तो, ठीक है। ओके मैम। ओके बेटा, चलिए बताइए इसमें क्या चीज कॉमन है, क्या चीज सार्व है, वो आपने मुझे बतानी है। पहले इन सभी के गुणनखंड बना लीजिए अच्छे से, और उसके बाद मुझे आप बता देना। इन सभी में एक्स वाई जेड। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक्स वाई और जेड जो है वो इन तीनों में कॉमन है या फिर सार्व है। चलिए करते हैं इसको चेक कि सही है या गलत। तो अभी के लिए इसको मैंने मिटा एक्स दिया वाई है। जेड। ठीक है, पहले हम कुछ नहीं करेंगे, बस अपनी फर्स्ट टर्म को ऐसे लिख लो जैसे ये लिखी गई है, इसके फैक्टर बना लो। फैक्टर कैसे बनेंगे, एक्स अकेला है तो एक्स अकेला गुणा होगा किसके साथ, बताओ मेरा हो गया वाई 2 बार। हाँ बेटा आप चैट में लिख लीजिए, चैट बॉक्स में लिख लो अपना अपना आंसर, ठीक है। और y 2 बार है तो y को मैंने y गुणा y लिख दिया, और z को लिख दिया मैंने गुणा का z। चलो गुणा का z, ठीक है। अब बात करते हैं अपनी दूसरी टर्म की। तो दूसरा पद हमारे पास है 25x स्क्वायर वाई जेड बराबर है, इसको तोड़ो तो 25 टूट जाएगा, 5 गुणा 5 में x आपका आ जाएगा 2 बार, x की घात 2 है, y आपका आ जाएगा सिर्फ 1 बार, और z भी आपका आ जाएगा सिर्फ 1 बार, ठीक है। अब बात करते हैं अपने अगले पद की। तो अगला है 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर। तो 16 को तोड़िए, 16 को वैसे आप 4 गुणा 4 में भी तोड़ सकते हो, लेकिन 4 को और तोड़ दो, 4 गुणा 4 लिख दिया, अब इसको और तोड़ दो। तो एक 4 से 2 बार 2 निकलेगा, और दूसरे 4 से भी 2 बार 2 निकलेगा, तो कितने 4 आएंगे, सॉरी कितने 2 आएंगे, 4। देखो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, ठीक है। मैंने क्या किया, बस 4 को और ज्यादा तोड़ के लिख दिया है। और बात करें तो x आएगा एक ही बार, y आ जाएगा एक बार, और इस बार z आएगा जेड होगा 2 बार। अब इनमें कॉमन ढूंढना है तो ढूंढते हैं कॉमन, ठीक है। x इसके पास है, हाँ x इसके पास है और इसके पास भी है, ठीक है। तो ये हमने एक चीज यहां से कॉमन ले ली, क्योंकि ये तीनों के पास था। जो चीज तीनों के पास होती है उसको हम सार्व मानेंगे, तीनों के पास। तो x है। अब देखते हैं, तो इसके पास एक y है, इसके पास भी एक y है, और इसके पास भी एक y है। वैसे इसके पास 2 y थे, लेकिन मैंने क्या कहा, जिसके पास कम होता है उसी को कॉमन ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ से 2 y कॉमन ले लूं, तो ये और ये दूसरा y कहां से लेके आएंगे, इनके पास तो है ही नहीं। तो सबसे कम y है, इसलिए हम क्या करेंगे, एक ही y को कॉमन ले सकते हैं। तो एक y यहां से कॉमन आ गया जो तीनों के पास था, तो यहाँ लिख दिया मैंने y। और कॉमन आ जाए। हाँ, और बात करें तो z भी कितना कॉमन आएगा, तो सिर्फ एक ही कॉमन आएगा, क्योंकि इन दोनों के पास एक एक ही z है। तो ये दूसरा z कहीं से नहीं ला सकते, इसलिए कॉमन आ गया x y और z। संख्या कोई भी कॉमन नहीं आई, क्योंकि इसके पास था 5, इसके पास था 2, और इसके पास तो कुछ था ही नहीं, इसके पास सिर्फ एक ही था, ऐसा मान सकते हैं। तो संख्या कोई कॉमन नहीं आई, चर कॉमन आ गए x y और z, ठीक है। तो अभी करेंगे हम एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में, उससे पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उदाहरण। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ध्यान से देखिएगा, देखो बच्चों, सार्व वही होता है जो तीनों के पास होता है। तो मैंने अगर यहां पर लिखा है 9y की घात 2, 8 y, 5, तो बताइए इन तीनों में सार्व कौन है। वाई। ठीक, आप कह रहे हैं y, और कोई बताना चाहता है इसका आंसर। मैम 1 मिनट। हाँ ठीक है, बिल्कुल अपना टाइम लेके मैम इनमें कॉमन है ही नहीं। नहीं है, ये कह रहे हैं कि कॉमन नहीं है। और कोई अपना आंसर देना चाहते हो तो? हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं 1। 3 आंसर आए, एक ने कहा y कॉमन है, एक ने कहा कॉमन ही नहीं है, एक ने कहा है 1। तो इन तीनों में से जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो है 1, ठीक है।
क्योंकि y कॉमन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसके पास तो y मिल जाएगा। बेटा अभी के लिए माइक ऑफ रखें, अभी के लिए सभी बच्चे माइक ऑफ रखें ताकि बाकी बच्चों को समझ आ सके क्यों y नहीं है। क्योंकि y इसके पास तो मिल जाएगा, y इसके पास भी मिल जाएगा, पर क्या इसके पास y है? नहीं, तो कॉमन नहीं होगा क्योंकि तीनों में चाहिए। अगर हम बात करें कुछ भी कॉमन नहीं है तो वो आंसर थोड़ा सा गलत हो सकता है, क्योंकि हमेशा एक कॉमन होता है। ठीक है, हमेशा कौन कॉमन होता है? 1। जिनके बीच में आपको कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा हो, कुछ भी सार्व नजर नहीं आ रहा हो, आप लिखेंगे इनके बीच में एक कॉमन है। क्यों लिखेंगे ऐसा? क्योंकि देखो, अगर मैं 9y² की गुणा 1 से कर दूं तब भी तो 9y² ही आ रहा है ना। अगर मैं 8y की गुणा 1 से कर दूं तब भी तो 8y ही आ रहा है। और अगर मैं 5 की गुणा 1 से कर दूं तब भी तो 5 ही आ रहा है। क्या इन पर कोई फर्क पड़ा 1 की गुणा करने से? नहीं पड़ा। तो इसका मतलब जिसके पास कुछ भी कॉमन नहीं होता उसके पास हमेशा 1 कॉमन होता है। सभी को याद रहेगी ये चीज? फटाफट से बताएं कि जिनके बीच में आपको कुछ भी, जैसे इन्होंने ठीक कहा था, हिमराज ने कहा था कि कुछ कॉमन नहीं है। हाँ, देखने में तो हमें कुछ कॉमन नहीं लग रहा था, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास हमेशा 1 होता है, एक होता है। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं एक क्वेश्चन पोल में। बेटा डाउट है तो पूछ लें, क्योंकि पोल में फिर बहुत से बच्चे गलत आंसर दे देते हैं। आपको पोल में अभी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि कौन कॉमन है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक और क्वेश्चन किया जाए तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर आपको समझ आ गया है तो आप वाई टाइप कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए चैट कर देते हैं ऑफ और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। ध्यान से एक बात अपने उसमें रखिएगा कि अगर कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा तो हम कहेंगे एक कॉमन है। और अगर आप कहते यहाँ पर कि y कॉमन है तो जो सॉरी, और अगर आप किसी चीज को कॉमन मान रहे हो, सार्व मान रहे हो, तो वो सारी संख्याओं में होनी चाहिए। ठीक है, किसमें होनी चाहिए? सारी संख्याओं में। सार्व होता है जो सभी में कॉमन हो। तो मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं, अभी पोल में रहने देते हैं, अभी एक क्वेश्चन ऐसे कर लेते हैं, प्लीज एक बार दोबारा समझा दो, फिर हम कंफ्यूजन। जी बेटा मैम एक बार दोबारा समझा दो। हाँ ठीक है, दोबारा इसको समझते हैं। देखो, हमने कहा कि कभी भी आपको 3 चीजें दी गई हो, मान लो आपको दिया था 9z और यहाँ पर 8z और यहाँ पर दिया था आपको 10। ठीक है, यहाँ पर आपको दिया था 10। तो इन्होंने कहा कि इसमें सार्व चीजें ढूंढो कि सार्व कौन है, कॉमन कौन है। कॉमन हम उसी को लेते हैं जो दी गई हर एक संख्या के पास होता है, दी गई हर एक संख्या के पास। तो यहाँ पर मैंने देखा इसके पास भी z है, इसके पास भी z है, मैं z को कॉमन ले सकती हूँ, लेकिन नहीं, मैं z को कॉमन नहीं ले पाऊंगी क्योंकि z तीसरी संख्या के पास नहीं है। जब तक वो चीज सभी के पास नहीं होगी हम उसको कॉमन नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से हमें दिख रहा है कि इन तीनों के पास तो कॉमन कुछ भी नहीं है, लेकिन हमने अभी अभी पढ़ा जिसके पास कुछ कॉमन नहीं होता उसके पास हमेशा एक कॉमन होता है, 1। ठीक है, अब एक और उदाहरण करते हैं। तो अगर मैं लिखूं 9 रहने देते हैं, 5y² 5y प्लस 3y³। तो इसमें क्या क्या कॉमन है? वाई ठीक है, इसमें सिर्फ y कॉमन होगा। 5 मैंने कॉमन क्यों नहीं लिया, जबकि 5 तो इसके पास भी था, इसके पास भी था। आज तीनों के पास नहीं। हाँ, लेकिन मैम इसके पास तीनों संख्या के पास नहीं है। इसके पास 5 नहीं है, तो इसलिए जब वो तीनों के पास होगा उसी को कॉमन मानेंगे। तीनों के पास क्या था? y y y था, तो हमने एक y कॉमन ले लिया, क्योंकि जिसके पास सबसे कम संख्या वाला y होगा उसी को हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो बस यही था इसमें, जिसके पास कुछ ना दिखे उसको उसका 1 कर देना, और जब तीनों के पास दिखे या चारों के पास दिखे, जितनी संख्या दी गई है सभी के पास आपको सेम चीज दिखे तो उसको आप कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन पोल में और देखते हैं कितने बच्चों को समझ आ गया, कितने बच्चे डाउट में हैं। पोल में आंसर सभी करिएगा। ठीक है, सही हो गलत हो बात की बात है, पर आंसर सभी करेंगे तभी अच्छे से मुझे पता लग पाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 2x बीच में है कॉमा, उसके बाद है
3x की घात 2, बीच में है फिर से कॉमा, और उसके बाद है 4। आपने बताना है इन तीनों में सार्व कौन है, तीनों में सार्व कौन है ये आपने बताना है पोल सेक्शन में। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है x, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 3। कौन इसमें सार्व है ये आप बताएंगे, कौन इसमें कॉमन है ये आप बताएंगे, लेकिन आप इसका आंसर देंगे पोल में, जो कि आपको बस अभी थोड़ी ही देर में नजर आने वाला है। जिन बच्चों को नहीं पता पोल सेक्शन क्या है, तो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से सुने। आपको यहाँ पे 3 डॉट दिख रहे होंगे सभी बच्चों को, 3 डॉट दिख रहे होंगे अपने फोन के नीचे, इस पे सभी बच्चे क्लिक करें। फिर आपको बहुत से ऑप्शन दिखेंगे, उसमें से आपने एक्टिविटीज के ऑप्शन पर जाना है। किस पर? एक्टिविटीज, जहां पे एक त्रिभुज बना है, एक वृत्त बना है और एक वर्ग बना है, उस पे क्लिक करोगे एक्टिविटीज के ऑप्शन पे, तो आपको ऐसा नजर आएगा 1 पोल एक्टिव। ठीक है, फिर आपने इस पे भी क्लिक करना है और आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे, ABCD नाम के 4 ऑप्शन दिखेंगे। लेकिन उन ऑप्शन का उत्तर क्या है वो आपको स्क्रीन पे देखना होगा, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, यहाँ बस ABCD मिलेगा। उसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है, आपको लगता है कि ऑप्शन नंबर D सही है, C सही है, B सही है, A सही है, किसी एक पे क्लिक करो, फिर वोट पे क्लिक करना। ठीक है, आपको यहाँ दिख रहा होगा वोट, तो जैसे ही आप ऑप्शन पे क्लिक करके वोट पे क्लिक करोगे तो आपका आंसर मुझ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ट्राई करें, और जिन्होंने आंसर दे दिया है वो हैंड रेज करेंगे। हैंड कैसे रेज करना है, तो देखो 3 डॉट के साथ में एक हाथ बना है, उसको दबाओ तो हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं देख पा रही हूं तो 22 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, लेकिन किस किस का आंसर आया है ये पता नहीं लगता बच्चों। नंबर पता लगता है, नाम पता नहीं लगता, वो आपको पोल के रिजल्ट में ही पता लगेगा। तो अभी मैं देख पा रही हूँ 23 बच्चों के आंसर आए हैं, और क्लास में हमारे पास है 32 बच्चे। तो 6 बच्चे अभी भी रहते हैं। जिन 6 बच्चों ने उत्तर नहीं दिया वो भी अपना आंसर दे दीजिए। इन तीनों में कौन सी चीज कॉमन है, कौन सी चीज सार्व है, वो आपने बताना है। 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, वेरी गुड। 5 बच्चे अब रहते हैं। 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, बहुत अच्छे। किसी को अगर पोल में आंसर देना अभी तक नहीं आया तो मुझसे पूछे, फटाफट से पूछे माइक ऑन करके। अगर आ गया है तो आंसर दे दीजिए, और आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। देखते हो अभी किस किस के हैंड रेज है। बेटा अभी माइक ऑफ रखें। तो बहुत से बच्चों के हैंड रेज नहीं है अभी तक। चलिए तो ठीक है, अभी जिन बच्चों के हैंड रेज नहीं है, जिन्होंने आंसर नहीं दिया है, वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जाकर के दे दीजिए। 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। करते हैं 10 सेकेंड का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अभी 30 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, और कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को वोट किया है वो आप वहीं पर देख पाओगे जहां पर आपने अभी अभी अपना आंसर दिया, मतलब कि पोल सेक्शन में ही। देखिए यहां से गए, यहाँ देखो, 20 आपको ऐसा दिख बच्चों रहा ने है, वोट दिया है। बच्चों को दिख रहा है ऐसा कि कितने बच्चों ने कितने। हाँ हाँ मुझे ठीक दिख है, रहा है। हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो मैम, ये देखो आंसर ऑप्शन करेक्ट है। नंबर 1 को कितने बच्चों ने चूज किया है? गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं, 20। कोई बात नहीं बच्चों, गलती से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है। 20 बच्चों ने ऑप्शन नंबर 1 चूज किया है, और जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 ही जो है वो राइट आंसर है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कॉमन वो होता है जो तीनों में होता है। 2x, 3x स्क्वायर, 4 अकेला, x तो कॉमन नहीं आ पाएगा, 2 भी कॉमन नहीं आ पाएगा। अगर आप इसको तोड़ भी देते हो तो ये 2 गुणा 2 तो बन जाएगा, लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है ना, तो इसलिए कॉमन नहीं होगा। ठीक है, तो 2 भी कॉमन नहीं आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो क्या कॉमन आता है? मैम हाँ हाँ जी बेटा, एक। ठीक है, तो 1 कॉमन आएगा, उसी को हम कहते हैं सार्व, क्योंकि इन तीनों के पास जो कॉमन चीज है वो है 1। तो ये था हमारा आंसर। अच्छा, लेकिन बहुत से बच्चों ने इसको गलत कर दिया था, कोई बात नहीं, मैंने कहा सही गलत बहुत बात की बात है। अभी अगर आपको समझ आ गया कि ऑप्शन नंबर ए सही क्यों है तो बहुत अच्छे, लेकिन अभी भी कोई डाउट है तो माइक ऑन कीजिए और अपना डाउट मुझसे अभी के अभी बच्चों पूछिए। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी डाउट है पूछिए,
डाउट मन में नहीं रखना है, कोई भी सवाल आपके मन में उठता है तो आपने उसी वक्त मुझसे पूछना है, ठीक है। चलिए तो अभी हाँ नो मैम, ठीक है, तो लगता है डाउट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अभी करेंगे हम एक और क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि कॉमा कॉमा लगे हुए थे, लेकिन अब हमने देखा तो चिन्ह भी आ गए हैं, तो चिन्ह का भी अब आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर देखिए 2x जमा 10 में सार्व कौन है, पहले तो आप बस इतना बताओ, सिर्फ इतना बताओ कि इन दोनों में सार्व कौन है। एक। कैसे पता लगेगा? नहीं बेटा, एक। ध्यान नहीं। से गुणनखंड निकाले उसके बाद बताएं। एक। नहीं, 10 को तोड़ो ना, 10 को तोड़ो, मैम 2 आएगा। 2 आएगा, ठीक है 2 आएगा। कैसे आएगा तो देख लेते हैं। पहले इस 2x को तोड़ने की कोशिश करो, नहीं टूटेगा क्योंकि 2 संख्या है और x अकेला है, तो इसको हम बस 2 गुना x तक ही लिख पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं तोड़ पाएंगे, ठीक है। जमा का निशान ऐसे का ऐसा। अब देखिए तो यह 10 है, 10 को हमने तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे? 5 गुना 2। 5 गुना 2 लिख लो, 2 गुना 5 लिख लो, ठीक है। तो ऐसे मैंने इसको लिख दिया। अब ध्यान से हमने इन दोनों को देखना है कि इन दोनों में क्या चीज सार्व है, क्या चीज कॉमन है। तो वो हमने देखा, इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2, ठीक है। चलिए तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, लिखना है। लिखने का तरीका है कि जो चीज कॉमन है उसको बाहर निकालो, एक बार लिखो। इसके पास भी 2 था, इसके पास भी 2 था, मैंने यहाँ पे बाहर लिख दिया 2, और उसके एकदम बाद ब्रैकेट शुरू कर दो, कोष्ठक शुरू कर दो, और अपने पहले पद को लिखो। 2 जब आपने बाहर निकाल दिया, 2 के अलावा पहले पद के पास क्या चीज है जो बच गई है? X X। X। और जमा का निशान है तो जमा का निशान ही रखेंगे। और इसके पास कौन सी चीज बच गई है? 5 5। तो ये आपका अब फाइनल आंसर माना जाएगा, ठीक है। अब आपने सिर्फ कॉमन नहीं निकालना है, बल्कि कॉमन निकालने के बाद उसको बाहर लिख के अंदर क्या क्या बच रहा है वो भी आपने लिखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे आप। चलो एक और Yes, उदाहरण ma'am. करते हैं, और क्वेश्चन आप मुझे बताइएगा। यहाँ पर देखो तो वही इन्होंने किया, पहले इसको तोड़ दिया, फिर इसको तोड़ दिया, फिर जो कॉमन था उसको बाहर निकाल के जो जो बच गया उसको अंदर लिख दिया, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो पाए। अच्छा, ये है 9 P और Q, ठीक है, और ये जमा हो रहा है 18 नहीं रहते हैं, 3 Q के साथ। तो बताइए इसमें कॉमन क्या आएगा, बस इतना ही आप बताएं, वो भी काफी है। 3 और Q। 3 और Q कॉमन आ रहा है, ऐसा कह रहे हैं ये। चलो देखते हैं, ठीक है, देखते हैं कैसे। क्योंकि हमने क्या किया, अपने पहली टर्म को हमने तोड़ना है, इसको पहले पद को तोड़ना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। तो बनाइए, 9 को तोड़ेंगे बेटा, अभी माइक ऑफ रखिए। अच्छा आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, 9 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 3। 3 गुना 3, और गुणा में P और गुणा में Q, इनको ना भूलें, इनको भी साथ गुणा में Q प्लस का 3 मल्टीप्लाई का Q। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय Q। अब देखो इनमें क्या क्या चीजें सार्व नजर आ रही हैं। मैम पहले 3 एक एक 3 उठाओ यहाँ से, Q उठाओ यहाँ से, तो सार्व कौन आ गया? सार्व आ गया 3Q। अब हम क्या करेंगे, 3Q को बाहर निकाल देंगे। तो बाहर निकाल के मैंने लिख दिया है 3Q, उसके बाद लगा दो ब्रैकेट। पहले पद के पास 3Q के अलावा क्या चीज बच चुकी है? मैम 3 गुना P गुना में Q। ठीक है, 3 और 3 मल्टीप्लाई P। 3 और P, हाँ मल्टीप्लाई लिख लो या 3P लिख लो, एक ही बात है। और अगर बात करें इसकी, तो यहां से तो हमने पूरा का पूरा 3Q ही दे दिया, तो इसके पास क्या बचा? मैम कुछ भी नहीं। हाँ, और जब कुछ भी नहीं होता तो हम उसको क्या मानते हैं? मैम एक। तो कभी भी बच्चों, कभी भी गलती से यहाँ पे 0 मत लिखना। क्यों मत लिखना?
करते हैं बात इसके बारे में। अगर आप यहाँ पे 0 लिखते हो तो 3q को जब 3p से गुणा करोगे तो आपको वापस से 9pq तो मिल जाएगा, पर 3q को जब 0 से गुणा करोगे तो आपको 0 ही मिलेगा। लेकिन क्या ये हमारा सवाल था? बिल्कुल नहीं, ये तो हमारा सवाल ही नहीं था। हमारा सवाल था 9pq प्लस 3q, है ना। तो उत्तर में इसको हल करने के बाद वापस से हमें ये चीज मिलनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि हमने गलती से यहाँ पे 0 लिख दिया तो हमें ये वापस नहीं मिल पाया। तो जब कुछ नहीं, जब किसी पद के पास कुछ नहीं बचता, उसका सब कुछ ही सार्व में चला जाता है, सब कुछ ही बाहर चला जाता है। क्या मैंने कहा? जब किसी पद के पास कुछ नहीं बचता, उसका सब कुछ ही बाहर चला जाता है, तो उसकी जगह पे हम लिखते हैं कि इसके पास 1 बच रहा है। क्योंकि जब बाद में गुणा करेंगे, 3q को 1 से गुणा करोगे तो आपके पास 3q आपको वापस का वापस मिल जाएगा। ठीक है, तो कभी भी यहाँ पे 0 मत लिखना। सभी को समझ आ गया ये क्वेश्चन? यस मैम। टाइम हो चुका है वैसे, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को लेकर के किसी भी स्टूडेंट के मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन है तो क्लास में बने रहें, मुझसे पूछें। लेकिन अगर आपको सब कुछ समझ आ चुका है अच्छे से तो बच्चों आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। गुड नाइट मैम।